हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें एक नया चैप्टर सीखना है मेरे भाई। और वो नया चैप्टर का नाम है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। दोस्तों, हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कर रहे हैं। और इसके साथ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 19। मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ेंगे सर। जैसे ही हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 खत्म होगा उसके बाद हम मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ेंगे। देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में आया गया। ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है। मेनली हमें जो पढ़ना है, तो आज की क्लास के अंदर हमारा यही कंसेप्ट है कि आज चैप्टर का एक तरीके का ओवरव्यू कैसा है। मजेदार चैप्टर है, अच्छे प्रोविजन है इस चैप्टर के अंदर। और काफी अच्छा आपको लगेगा। वेजेस के बारे में हमें ज्यादा बातें करनी है। जैसे हमने आ, हर एक्ट में एक स्पेशल होता है। जैसे फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था तो फैक्ट्री में फैक्ट्रीज के बारे में बात करी। और जैसे हमने आपके पास बोनस एक्ट पढ़ा था तो बोनस से रिलेटेड बातें करी थी। ग्रेजुएटी एक्ट पढ़ा था तो ग्रेजुएटी से रिलेटेड बात करी थी। और हम वेजेस पढ़ रहे हैं तो वेजेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सर इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन। तो सर, इंट्रोडक्शन क्या है, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। और नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिए लिखा है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा चलेगा इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखेंगे इंट्रोडक्शन। जिसमें आप सामने देखिए तो मैंने कहा भाई द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। अगर ये लाइन हम पढ़ते हैं तो इस लाइन का मतलब ये है कि कहता है भाई पेमेंट ऑफ वेजेस एंड 1936 कहता है कि हम वेजेस के पेमेंट की रेगुलेशन बताएंगे। वेजेस के पेमेंट में कि भाई वेजेस कितना पे होना चाहिए, कब पे होना चाहिए, कैसे पे होना चाहिए, इसके बारे में हम रेगुलेट करेंगे। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसके बारे में सारे प्रोविजन दे रखे हैं। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट किसके बारे में है? वेजेस की पेमेंट के बारे में, कि वेजेस का पेमेंट कब होना चाहिए। ये हर एक एम्प्लॉय के लिए नहीं है दोस्तों। मेरे दोस्तों, ये हर एक एम्प्लॉय के लिए नहीं है। ये कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन के लिए है जो एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस पर्सन के लिए ये है, वो आगे जाकर सीखेंगे धीरे धीरे। पहले बात तो ये दिमाग से निकाल देना कि इंडस्ट्री में हर वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके लिए नहीं है यार। ये उन पर्सन के लिए है, सर्टेन पर्सन के लिए है, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है, क्लास ऑफ पर्सन जो कि काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो पहली बात तो हमें समझ में आ गई, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट होता है दोस्तों, वो पेमेंट वेजेस की पेमेंट के लिए रेगुलेशन बताता है, कंडीशन बताता है, प्रोविजन लेकर आता है, सेक्शन लेकर आता है। और क्या करने के लिए? सारे क्लास ऑफ कंपनी के अंदर या टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन के लिए? टू सर्टेन, हर इंडस्ट्री के अंदर जितने इंप्लॉय हर की सब के लिए नहीं दोस्तों, सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन, कुछ क्लास ऑफ पर्सन हमने सेलेक्ट करे हैं, उनके लिए ही बस ये एक्ट बनाया गया है। क्लियर है मेरे भाई? ये बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट नॉर्मल। इट वॉज इनेक्टेड टू इंश्योर दैट, ये लाया गया टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए द वेजेस पेबल टू एन एम्प्लॉय कवर्ड बाय द एक्ट आर डिसबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर within the prescribed time limit and that no deduction other than authorized law are made by the employer। कहता है सर, ये एक्ट इसलिए लाया गया कि जो वर्करों को पेमेंट हो रही है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट हो रही है। जो टाइम लिमिट दी गई है कि इस टाइम लिमिट तक आपको पेमेंट कर देनी चाहिए, इस टाइम लिमिट का 1 महीने की पेमेंट हो जानी चाहिए, तो उस टाइम तक लिमिट तक पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही। कोई ऐसा डिडक्शन तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा पैसा काट तो नहीं रहा जो ऑथराइजेशन नहीं मिला, जिसका ऑथराइजेशन नहीं है, अदर देन ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन मिला है। दो चीजें होती है, डिडक्शन बाय ऑथराइजेशन होता है दोस्तों। अगर हमने कहा गया, कोर्ट ने कहा कि भाई इसके पैसे कटेंगे, कोर्ट ने कहा, या कोई ऐसा ऑर्डर आया जिसके वजह से कहा कि भाई इस एम्प्लॉयर के पैसे कट, एम्प्लॉय के पैसे कट जाएंगे, वर्कर के पैसे कटेंगे, तो अगर ऑथराइजेशन बाय लॉ है, लॉ में लिखा गया है, लॉ के अंदर लिखा गया है कि अगर इस एम्प्लॉयर ने ऐसा काम करा तो पैसे कटेंगे। मान लेते हैं कि एम्प्लॉय ने क्या करा, एम्प्लॉय ने कंपनी की एसेट को डिसेबल, मतलब कंपनी के एसेट को तोड़ दिया, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, खराब कर दिया, बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया और गलती से टूट गया। मान लो कंपनी की एसेट है, एसेट का नाम है चेयर, और चेयर उसमें बैठा हुआ था तो वो तोड़ दी गई, जानबूझकर तोड़ी है, जैसे भी तोड़ी तोड़ी। अब जो चेयर का पैसा जो था वो डिडक्ट कर लिया जाएगा वर्कर की वेजेस से। तो अदर देन ऑथराइजेशन नहीं होना चाहिए आपके उसके पास। अगर एम्प्लॉयर ने, तो इस एक्ट के अंदर सिंपल सी बात ये कहता है कि ये एक्ट इसलिए लाया गया
कि वर्कर को, एम्प्लॉय को सही टाइम पे पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो दे रखी है, जो टाइम लिमिट इस कानून के अंदर लिखी हुई है, उसके अंदर पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी बात ये लाया गया कि ऐसा कोई एम्प्लॉयर वर्कर की वेजेस को डिडक्ट तो नहीं कर रहा अदर देन ऑथराइजेशन बाय लॉ, जिसमें लॉ ने ऑथराइजेशन नहीं दी उस टाइम पर डिडक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या मतलब हुआ, मैंने कहा कि अगर एम्प्लॉय वर्कर अगर कोई भी चेयर तोड़ देता है या कोई भी एसेट को तोड़ देता है, एसेट को खराब कर देता है, तो ऐसे केस में लॉ में लिखा गया है कि अगर एसेट तोड़ देगा तो उसको पैसा काट लिया जाएगा, उसकी वेजेस से डिडक्ट कर लिया जाएगा। दो बात मतलब है। अदर देन ऑथराइजेशन का मतलब क्या हुआ, अदर देन, देखो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर पढ़ा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अदर देन। ऑथराइजेशन नहीं मिला उसको छोड़कर, जो इसका ऑथराइजेशन मिला है उसमें तो डिडक्शन कर सकता है, जिसका ऑथराइजेशन नहीं मिला अदर देन ऑथराइजेशन बाय लॉ द्वारा, लॉ ने जो ऑथराइज करा कि तुम डिडक्ट कर सकते हो, उसको छोड़कर अगर डिडक्शन कर दिया तो ये एक्ट लाया गया उसके लिए कि कहीं लेबर को टाइम टू टाइम पेमेंट हो रही है नहीं हो रही। डिडक्शन ऐसा तो नहीं कि डिडक्शन कर दे रहे, ऐसा तो कोई डिडक्शन दे रहा जिसमें लॉ ने ऑथराइज करा ही नहीं, लॉ ने बताया नहीं कि इस पर डिडक्शन हो, तब भी डिडक्ट कर दे रहा है एम्प्लॉय, तो उस केस के लिए लाया गया। अच्छा, तो पहले दो बात में हमें ये समझ में आता है कि क्या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रेगुलेट करता है वेजेस की पेमेंट के लिए, कि वेजेस की पेमेंट कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, टाइम लिमिट क्या है, कोई डिडक्शन तो नहीं हो रहा। दूसरी, ये हर एक एम्प्लॉय के लिए नहीं है, इंडस्ट्री के एम्प्लॉय की, इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, एक सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन बनाए गए, एक सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन रखे गए इन एम्प्लॉय के लिए, जैसे सैलरी रख दी होगी, ठीक है, सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन के लिए बनाया गया कि मान लो सैलरी कंडीशन लगा दिया, अगर इतने से नीचे सैलरी हुई तभी ये एक्ट उसके लिए लागू रहेगा। समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे और सीखते चलेंगे। तो पहले पॉइंट में आपको ये बताता है कि भाई पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस का पेमेंट कैसा होना चाहिए, इसलिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लाया। और ये हर किसी के लिए नहीं है, एम्प्लॉय के लिए, ये वो एम्प्लॉय के लिए है जो एक सर्टेन स्पेसिफिक एम्प्लॉय है, जो बताएगा इस एक्ट के अंदर। इट वॉज इनेक्टेड, ये लाया गया कि वर्करों को अंडर द एक्ट, जो एक्ट में बातें लिखी, इस एक्ट के तहत पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, वर्कर को इस एक्ट के तहत वेजेस मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो इस एक्ट के अंदर टाइम लिमिट डिस्क्राइब्ड है, बता रखी है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, कोई ऐसा डिडक्शन तो नहीं कर दिया जो लॉ द्वारा मना करा गया, लॉ में कहीं नहीं लिखा ऐसा डिडक्शन वो तो नहीं कर रहे, अदर देन तो ऑथराइज नहीं है, तो ये लाया गया। ठीक है, तो दो पॉइंट समझ में आ गए, नॉर्मल थे दो पॉइंट। अब आपके समझो कि द एक्ट इज अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ वेजेस, ये एक्ट कहां पर अप्लाई होता है, टू द पेमेंट ऑफ वेजेस। ध्यान से पढ़ना, द एक्ट अप्लाई टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, अगर कोई पर्सन किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और उसका वेजेस का पेमेंट हो रहा है उसको, दोबारा सुनो, अगर कोई एम्प्लॉई, अगर कोई पर्सन किसी भी फैक्ट्री के अंदर, एनी फैक्ट्री के अंदर काम करता है और उसको वेजेस का पेमेंट दिया जा रहा है, तो उस फैक्ट्री के अंदर ये एक्ट अप्लाई कर दिया जाएगा। दोबारा समझते हैं, अगर कोई पर्सन किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और उसको वेजेस का पेमेंट नहीं हो रहा, तो वो एक्ट के लिए उस फैक्ट्री के अंदर एक्ट भी लगेगा। वेजेस का पेमेंट होना जरूरी है, तभी तो नाम क्या, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ही इसलिए कि वेजेस के पेमेंट के लिए है। तो ये एक्ट कहां पर अप्लाई होगा, जहां पर वेजेस की पेमेंट हो रही है, और कहां पर, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी रेलवे, बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी रेलवे एम्प्लॉय, जहां पर रेलवे वर्कर होते हैं, रेलवे कर्मचारी होते हैं, वहां पर किसी भी पर्सन को जो रेलवे के अंदर काम कर रहा है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे ऑफिस के अंदर काम कर रहा है या रेलवे के अंदर कर रहा है, जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी रेलवे से जुड़ी हुई चीजें के अंदर काम करता है, तो उस पर्सन को अगर पेमेंट ऑफ वेजेस हो रहा है, वेजेस का पेमेंट दिया जा रहा है, तो एक्ट उस रेलवे के अंदर भी अप्लाई कर दिया जाएगा। दोबारा समझते हैं, मैंने कहा मैं एक पर्सन हूं, किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता हूं और मुझे पेमेंट का, वेजेस का पेमेंट हो रहा है, तो वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उस फैक्ट्री के अंदर लग जाएगा। मैं एक वर्कर हूं और मैं रेलवे के लिए काम करता हूं, रेलवे में एम्प्लॉयड हूं और मुझे वेजेस मिलती है, मुझे क्या मिलती है दोस्तों, वेजेस मिलती है। अगर मुझे वेजेस मिलती है ना, तो वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेलवे के अंदर भी अप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे रखा गया हो डायरेक्टली, मैं को डायरेक्टली एम्प्लॉय जो है उसने बुलाया और मुझे जॉब में रखा, या मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी जॉब में गया, आइदर बाय डायरेक्टली और थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर। क्या बात समझ में आ गई कि मैं एक वर्कर हूं, चाहे मैं डायरेक्टली लगा हूं किसी फैक्ट्री के अंदर, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगा हूं किसी फैक्ट्री के अंदर, अगर उस फैक्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूं और मुझे वेजेस का पेमेंट हो रहा है, तो उस फैक्ट्री के अंदर पेमेंट तो वेजेस अप्लाई हो जाएगा। मैं एज अ वर्कर, मैं डायरेक्टली या तो रेलवे कंपनी के अंदर लगा हूं या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रेलवे में लगा हूं, अगर रेलवे के अंदर मैं काम कर रहा हूं और मुझे पेमेंट ऑफ वेजेस हो रहा है, वेजेस का पेमेंट हो रहा है, तो रेलवे के अंदर भी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा।
तो एप्लीकेबल कहाँ होगा, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर होगा, चाहे आप डायरेक्टली लगे हो या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे हो, या किसी भी रेलवे पर्सन के रेलवे एम्प्लॉय के लिए होगा, चाहे आप डायरेक्टली लगे हो या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे हो। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर? कह रहा दोस्तों फर्दर द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू एक्सटेंड दिस द प्रोविजन। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, इन पे स्टेट गवर्नमेंट को दी गई पावर लॉ द्वारा कि आप इस प्रोविजन को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, टू कवर द पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड और एनी क्लास ऑफ ग्रुप और एनी क्लास और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। क्या है कि भाई देखो हर एक फैक्ट्री और रेलवे, अगर आप चाहो, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फैक्ट्री को, मतलब फैक्ट्री तो सारी आ गई, किसी भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो इस एक्ट में कवर नहीं है उसको बढ़ा सकते हो, उसको उस फैक्ट्री उस एस्टेब्लिशमेंट को ला सकते हो उस एक्ट के अंदर। दोबारा पढ़ते हैं, फर्दर द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड, स्टेट गवर्नमेंट को मिल गई पावर टू एक्सटेंड द प्रोविजन। एक तो इस एक्ट के प्रोविजन को बढ़ाने की पावर मिली गई, इस एक्ट के प्रोविजन को एक्सटेंड करने की पावर मिलेगी, टू कवर उन पर्सन के लिए जो काम कर रहे हैं इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट डिफाइंड इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिफाइन करा गया है, अगर उस एक्ट के अंदर कोई इंप्लॉय काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, प्रोविजन इस एक्ट के एक सेक्शन को और बढ़ा सकती है अच्छा करने के लिए, और सेक्शन ला सकती है, और सेक्शन ला सकती है। इसमें किसी की मदद, किसी का मतलब लोकसभा राज्यसभा बैठाने की जरूरत नहीं है, इधर स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि जब मर्जी चाहे वो ला सकती है इस एक्ट के अंदर। दोबारा समझते हैं मेरे दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रोविजन, इस एक्ट के जो प्रोविजन है उनको बढ़ा सकती है। अगर मैंने कहा इस एक्ट के अंदर 10 सेक्शन है या 100 सेक्शन है, 100 से 150 भी कर सकती है, किसी की जरूरत नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है खुद ब खुद। और टू कवर उन पर्सनों के लिए प्रोविजन लाएगी, बढ़ा सकती है, जो पर्सन किसी भी एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जुड़ा हुआ है या किसी क्लास या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ये तो एक एस्टेब्लिशमेंट है या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जो इस एक्ट के अंदर डिफाइन है, उसी इस एक्ट के अंदर डिफाइन है, तभी वो एक्सटेंड कर सकती है, तभी वो क्या कर सकती है दोस्तों, एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजन को। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, पूरा इंट्रोडक्शन सिंपल है। इंट्रोडक्शन अगर ध्यान समझे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी पूरे एक्ट की। पूरे एक्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले इंट्रोडक्शन आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को रेगुलेट क्या करता है, ये पेमेंट ऑफ रेगुलेट मतलब कंट्रोल रखता है, टाइम टू टाइम रेगुलेट करता रहता है, देखता है कि भाई ढंग से पेमेंट ऑफ वेजेस हो रहा है, वेजेस का पेमेंट ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेगुलेट करा गया वेजेस की पेमेंट। बात सुनते रहो, बस लिखना नहीं आपको, सुनते रहो। वेजेस की पेमेंट के लिए टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री, हर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है इंडस्ट्री के लिए उसके लिए नहीं है पेमेंट ऑफ वेजेस। कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी है, कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन है, वो सैलरी के बेस पे डिसाइड होगा कि इतनी से सैलरी होगी तो एप्लीकेबल होगा, इतने से ऊपर सैलरी होगी तो वो पर्सन इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये लाया गया इसलिए कि ये देखने के लिए कि एम्प्लॉय ठीक टाइम से पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा पेमेंट करने में, कहीं प्रिस्क्राइब्ड टाइम विद इन टाइम लिमिट पेमेंट कर रहा है, जो एक्ट के अंदर टाइम लिमिट दी गई है कि आपको इतने टाइम तक वेजेस का पेमेंट करना है वो तो नहीं कर रहा, उसके टाइम पे कर तो रहा है या नहीं कर रहा, ये देखने के लिए लाया गया। और ये बताया गया कि ऐसा कोई एम्प्लॉय, ये तो एम्प्लॉयर ऑनर ये तो नहीं कर रहा कि वो जो लॉ द्वारा ऑथराइज नहीं है डिडक्शन, उसके बाद भी डिडक्शन काट रहा है, लॉ के अगेंस्ट जाकर डिडक्शन काट रहा है, तो ये देखने के लिए लाया गया। ये एक्ट अप्लाई कहां पर होगा, मैं एज अ वर्कर, चाहे मैं डायरेक्टली किसी फैक्ट्री में लगाऊं या रेलवे में लगाऊं, या मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी फैक्ट्री में लगाऊं या रेलवे में लगाऊं, अगर मुझे फैक्ट्री या रेलवे वाले पर्सन मुझे क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयर मुझे दे रहे हैं वेजेस की पेमेंट, दे रहे हैं, तो ये एक्ट उस फैक्ट्री या उस रेलवे में एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस एक्ट के प्रोविजन को एक्सटेंड कर दे, कि वो इंडस्ट्री के लिए एक्सटेंड करेगी, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ये एक हो या बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजन को बढ़ा दे जो इस एक्ट में डिफाइन है, बस उन्हीं को जो इस एक्ट के अंदर डिफाइन है। क्लियर है मेरे बात, क्या क्लियरिटी मिली या नहीं मिली? अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि ये सबसे वाली जानने वाली है। पहले तो ये देखो कि ये एक्ट कब एप्लीकेबल होगा, ये एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ, ध्यान देना। द एक्ट वाज एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूडिंग होल ऑफ इंडिया लिखते ही समझ लेना पूरी इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर उसके अंदर इंक्लूड है। ये एक्ट कब आया गया, इनटू इफेक्ट और 28 मार्च 1937 में ये एक्ट को इफेक्ट करा गया। देखो एक्ट का बिल कब पास हुआ था, 1936, तब प्रेसिडेंट ने ये एक्ट साइन करा था, 28 मार्च 1937। जब प्रेसिडेंट अपनी एजेंट देते हैं तब से एक्ट एप्लीकेबल होगा, और एक्ट एप्लीकेबल कब होगा,
28 मार्च 1937, 1936 में नहीं, 28 मार्च 1937 को एक्ट एप्लीकेबल हुआ। प्रेसिडेंट ने 28 मार्च 1937 को ही रिसेंट दिया अपना। बिल पास होने से मतलब नहीं है, बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने से एक्ट नहीं बनता दोस्तों। जब तक प्रेसिडेंट अपने एसेंट नहीं देता, अपने साइन और अपनी स्टैंप नहीं लगाते, तब तक ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो बिल मान लो पास हो गया 1936 में, 1936 में बिल तो पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, पर प्रेसिडेंट ने कब दिया एसेंट अपना, प्रेसिडेंट ने कब दिया अपने सिग्नेचर, कब इसको ओके करा, 28 मार्च 1937। तो डेट को ध्यान रखना, 1936 समझ के 1936 नहीं है, 28 मार्च 1937 है। एक साल बाद जाकर एक्ट एप्लीकेबल हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों, विद इफेक्ट फ्रॉम 11/9/2012, देखो विद इफेक्ट फ्रॉम 11/9/2012, 11/9/2012 मेरे दोस्तों, 11 अक्टूबर 2012 से जिस इंप्लॉय की सैलरी अप टू 18,000 पर मंथ है, वो इंप्लॉय इस एक्ट के अंदर कवर करा जाएगा। और आप पूछ रहे थे ना दोस्तों, आपके मन में आ रहा था ना कि कौन सा सर्टेन क्लासेस ऑफ इंप्लॉय है, यही वाले हैं। पहले ये अलग हुआ करता, पहले ये 18,000 पर मंथ ना होकर कुछ अलग था, पर 11 अक्टूबर से अब लागू कर दिया गया। 11 अक्टूबर से अमेंडमेंट आई और लागू कर दिया गया कि 11 अक्टूबर के बाद से अब से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट किस इंप्लॉय के लिए होगा, किस इंप्लॉय में होगा, कवर होगा, वो इंप्लॉय जिसकी सैलरी अप टू का मतलब 18,000 भी है ना, 18,000 पर मंथ है, तो उस एक्ट 18,000 या उससे कम होगी तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अप्लाई कर दिया जाएगा, कवर हो जाएगा इस एक्ट के अंदर। क्या बात समझ में आई? आप पूछे ना सर्टेन। अब मुझे बताओ, एक फैक्ट्री के अंदर हर कोई वर्कर ऐसे ही होगा जिसकी 18,000 तक सैलरी होगी? ऐसा तो नहीं है। अगर जिसकी 18,000 एक भी सैलरी होगी ना, तो वो इस एक्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं माना जाएगा। उसके लिए हम नहीं, मतलब वो तू देगा अपने आप। इस एक्ट में जितने भी प्रोविजन अच्छे बताए गए हैं, वो उसी पर्सन के लिए एप्लीकेबल होंगे, उसी पर्सन के लिए होंगे जिनकी सैलरी अप टू 80,000 है। दैट इज कॉल्ड सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन। इसी को हम देते हैं सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन। सर्टेन पर्सन क्लास ऑफ पर्सन बोलते हैं जिन इंप्लॉय की सैलरी 18,000 तक है पर मंथ, उन्हीं इंप्लॉय के लिए ये एक्ट है। इसके सारे प्रोविजन उन्हीं इंप्लॉय के लिए और बाकी किसी इंप्लॉय के लिए नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो नॉर्मल था। आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अपने कॉपी के अंदर नोट्स में लिखिए। नोट्स अगर आप बनाओगे, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, नोट अपने खुद से हैंड रिटन बनाओगे तो देखो ज्यादा अच्छा है, पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। अगर आप ये बुक से पढ़ोगे तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। पर ये उतारिए सर, मैंने यहाँ पर बिल्कुल ही समराइज फॉर्म में दे रखे है, ज्यादा फालतू की बात ही नहीं करी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी है। और आपको भी यही नोट्स पॉइंट टू पॉइंट पेपर के अंदर लिखने हैं। 100% नंबर आएंगे। नंबर नहीं काट सकता, क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि इसके अंदर स्टडी मैथ की लैंग्वेज है, हमारे बुक की लैंग्वेज है, हमारे इंस्टीट्यूट की बुक की लैंग्वेज है दोस्तों। कैसे काट देगा? अब उन्हीं की तो लैंग्वेज लिख रहे हैं, अब कैसे काट देगा? अपनी लैंग्वेज तो लिख रहे हैं ना, उन्हीं की लिख रहे हैं ना, आप कैसे काट देगा भाई नंबर? इसलिए दोस्तों ध्यान सुनना, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगा, जो कि हम आज की क्लास में नहीं करने वाले, हम इसको अगली क्लास में करेंगे। बट एक बार मैं आपको नजर घुमाकर दिखा देता हूं कि हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट है जो दिख रहे हैं। आप ये देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, वेजेस की डेफिनेशन है। देखो वेजेस की डेफिनेशन देखना आप, ये इतनी बड़ी है वेजेस की डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट नंबर 3, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसके अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास जो सामने देख रहे हैं आप, देखो कॉन्सेप्ट मेरे 19 कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ लेते हैं तो 19 कॉन्सेप्ट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। 19 कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है अभी। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में एक ही करेंगे, 19 क्लास लगेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन में मैं सारी चीजें बता दूं, नहीं। हाँ, अगर आपके पास चाहिए तो आप अगली क्लास जाकर देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपका वो है कि आप एक दिन में 2 क्लास देखो, 3 देखो, वो आपकी मर्जी है। बट ऐसा मत करना कि आपको क्लास देखते जा रहे हो, भगाते जा रहे हो, पर आपको समझ कुछ नहीं आ रहा। मैंने तो मेरे हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से चलोगे एक दिन में एक क्लास या कुछ टाइम बाद थोड़ा गैप लेकर दूसरी क्लास, तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, हमेशा क्लास को एक क्लास देखो, फिर गैप लो, फिर दूसरी क्लास देखो, क्योंकि माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है दोस्तों। 19 कॉन्सेप्ट है, चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बढ़िया से आपको मैं रिवाइज करा दूंगा 19 कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से तरीके से। फिर इसके बाद हम करेंगे स्कैनर के क्वेश्चन। स्कैनर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर साथ के साथ आए तो साथ के साथ स्कैनर क्वेश्चन करा दूंगा। चैप्टर छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्योंकि हम अब हैंड से नहीं लिख रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं, तो देखो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया बिल्कुल। क्या क्लियर रूटीन मिली? तो अगली क्लास में हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बढ़िया से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको देखना है तो कुछ गैप लो, फिर जाकर देखो। धन्यवाद, थैंक यू।